तो अब हम लोग बात करेंगे टेबल्स की। तो CSS में टेबल्स का मतलब है कि HTML के ज़रिए जो हम लोग टेबल्स बनाते हैं, तो उस टेबल को हम लोग डेकोरेट कैसे कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है टेबल के बॉर्डर को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको कैसे उसमें डेकोरेशन लाते हैं टेबल के बॉर्डर में। ठीक, तो टेबल के बॉर्डर का मतलब है कि हम लोग टेबल के अंदर मौजूद जो सेल होते हैं, जैसे कि टेबल सेल है जो कि यहाँ की कंप्लीट सबसे बड़ी सेल है, वो टेबल सेल है। उसके बाद टेबल हेडिंग वाली सेल हो या टेबल डेटा वाली सेल हो, इनके बॉर्डर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर इसी का एग्जांपल दिया हुआ है कि टेबल हेडिंग और टेबल डेटा, इन तीनों सेल के जो बॉर्डर हैं इनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर यह दिया है कि इनकी जो विड्थ है, जो बॉर्डर विड्थ है वो 1 पिक्सल रखी गई और उसका जो स्टाइल है वो सॉलिड टाइप का रखा गया। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो 1 पिक्सल विड्थ आपको दिख रही है, 1 पिक्सल विड्थ, और इसी को अगर 2 कर देंगे तो थोड़ा सा जो टेबल हेडिंग है और टेबल है और टेबल हेडिंग है और टेबल डेटा है, ये तीनों जो सेल हैं, सबसे बड़ी वाली जो सेल है वो टेबल सेल होती है, और अंदर जो होती है वो टेबल हेडिंग, यानी कि जो ऊपर वाली जो दो हैं, एक सेल ये टेबल हेडिंग है, और टेबल डेटा वाली जो सेल है, बाकी ये चारों सेलें जो है नीचे वाली, ये टेबल डेटा वाली सेल है। तो इन सभी सेलों का जो बॉर्डर है वो आपको दिखेगा 2 पिक्सल का। तो देखिए सबकी विड्थ बढ़ गई 2 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पर टेबल बनाई हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके अंदर हम लोगों ने बॉर्डर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, यानी कि टेबल हेडिंग और टेबल डेटा, इन तीनों जो एलिमेंट सेलेक्टर है इसको ग्रुप सेलेक्टर बोलते हैं। ग्रुप सेलेक्टर में एक साथ हम कई एलिमेंट सेलेक्टर का इस्तेमाल करके उसके अंदर CSS प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर यही काम किया जा रहा है, इनको बोलते हैं ग्रुप सेलेक्टर। एक साथ कई एलिमेंट के अंदर CSS डाली जा सकती है, जैसे यहाँ पर टेबल हेडिंग, टेबल डेटा और टेबल में बॉर्डर CSS प्रॉपर्टी डाली गई है, ठीक है। ये ऐसे होता है। उसके बाद है फुल विड्थ टेबल। फुल विड्थ टेबल का मतलब है कि आप अपने टेबल की विड्थ को ब्राउज़र की जो साइज़ है, यानी स्क्रीन की जो साइज़ है, इंटायर स्क्रीन की साइज़ उतना बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर % का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 100% इस्तेमाल करिए, और आपकी स्क्रीन कितनी भी बड़ी हो जाए, छोटी बड़ी हो जाए, हमेशा आपकी विड्थ जो है आपकी स्क्रीन की विड्थ को फुल्ली कवर करते हुए दिखेगी। जैसे अगर स्क्रीन को छोटा करिए तब भी आपको दिख रही है ये जो टेबल विड्थ है वो उसके जो स्क्रीन है उसकी विड्थ को कवर करते हुए दिख रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो स्क्रीन है इसकी विड्थ को कवर करते हुए दिख रही है। बड़ा करेंगे आपकी, अगर आप अपनी स्क्रीन को बड़ा करते हैं तब भी ये जो टेबल की विड्थ है उसके 100% को कवर करते हुए दिख रही है, ठीक है। और यही अगर आप यहाँ पर 100 पिक्सल कर देंगे तो ये कांस्टेंट हो जाती है विड्थ, ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाती है। इसको रन कराइए तो ये कांस्टेंट हो गई। अगर आप इसको बड़ा छोटा करिए तो देखिए विड्थ आपकी नहीं बदल रही है, वो 100 पिक्सल पे रुक गई, ठीक। तो ऐसे होता है ये। तो यही % और नॉर्मली जो पिक्सल है उसमें अंतर होता है। उसके बाद है डबल बॉर्डर्स। डबल बॉर्डर्स का मतलब हुआ कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें डबल बॉर्डर आपको दिख रहे होंगे। एक तो ये सबसे बड़ी वाली जो सेल है यानी टेबल, उसका भी आपको बॉर्डर दिख रहा है, और उसके अंदर जो 2 सेल हैं, एक तो टेबल हेडिंग और टेबल डेटा, इन सेलों का भी बॉर्डर दिख रहा है। तो इसमें आपको डबल बॉर्डर जैसी प्रॉब्लम दिख रही है। एक तो इधर भी दिख रही है, देखिए यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर भी दिख रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसमें हम लोग टेबल जो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम लोग जो डबल बॉर्डर की प्रॉब्लम है उसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डबल बॉर्डर प्रॉब्लम रिमूव हो गई। तो इसके लिए बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रिमूव होते हुए दिख रही है। देखिए अगर इसको हटाते हैं तो किस टाइप में दिखेगा, इस टाइप में दिखेगा डबल बॉर्डर की प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही इसको कवर करते हैं, बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, CSS प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू होती है कोलैप्स, तो आपको यहाँ पर कोलैप्स होता हुआ, बॉर्डर कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से होता है। और इसके बाद ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नॉर्मली आपको यहाँ पर टेबल का बॉर्डर दिख रहा है और
और आपको जो ये लाइनें दिख रही हैं, ठीक है, अंदर वाली जो लाइनें हैं इनको भी आप हटाना चाहते हैं तो क्या काम कर सकते हैं, आप केवल टेबल में बॉर्डर को अप्लाई करिए, बॉर्डर CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई करिए, और बाकी जो आपने ग्रुप सेलेक्टर में इस्तेमाल किया था, ग्रुप सेलेक्टर ग्रुप में यानी टेबल हेडिंग में भी किया था और टेबल डेटा में भी किया था, तो इन दोनों सेल में आपको इस्तेमाल नहीं करना है ये बॉर्डर प्रॉपर्टी, केवल इसमें करना है। तब आप देखेंगे आपका जो अंदर टेबल दिख रही थी इस टाइप में, तो इसमें आपको जो ये लाइनें दिख रही हैं, ठीक है, सिंगल बॉर्डर, ये भी नहीं दिखाई देगा। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इस टाइप में करेंगे तो आपको वो भी नहीं दिख रही, केवल आउटर जो टेबल है उसका बॉर्डर दिखाई दे रहा है, बाकी कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं टेबल साइज़ की। तो जो टेबल होती है उसकी विड्थ और हाइट को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपकी टेबल दिख रही होगी, ये टेबल है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें आपको यहाँ पे इसका आउटपुट दिख रहा होगा टेबल का। और इसके बाद इस टेबल के अंदर बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कोलैप्स वैल्यू डाली गई है, जिसकी वजह से जो डबल बॉर्डर की समस्या है वो इसमें आपको ख़त्म होती हुई दिख रही है। और उसके बाद विड्थ है 100%। विड्थ 100% का मतलब है कि इस स्क्रीन की जो विड्थ होगी उसके 100% विड्थ को कवर करते हुए इस टेबल की विड्थ रहेगी, ठीक। तो यानी कि आप छोटा बड़ा करेंगे तब भी ये आपको टेबल, स्क्रीन छोटी बड़ी करेंगे तब भी टेबल की साइज़ जो है आपकी विड्थ की जो स्क्रीन की विड्थ है उसकी विड्थ को कवर करते हुए दिखाई देगी, टेबल की विड्थ, ठीक। उसके बाद है टेबल हेडिंग। यहाँ पर है टेबल हेडिंग में आपने दिया है 70 पिक्सल। तो टेबल हेडिंग कौन सा होता है, ये वाले जो सेल होते हैं वो होते हैं टेबल हेडिंग, ठीक, ऊपर वाले। तो अधिकतर ऊपर वाले ही रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपने 70 पिक्सल दिया तो उसी हिसाब से आपको सेल बड़ी दिख रही है, क्योंकि इसकी हाइट कर दी है 70 पिक्सल। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर टेबल हेडिंग की जगह पर टेबल डेटा कर देते हैं तो ये जो नीचे वाले हैं इनकी हाइट, सबकी हाइट जो है 70 पिक्सल हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए सबकी पिक्सल जो हाइट है वो 70 पिक्सल हो गई। और टेबल हेडिंग जो सेल थी वो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहती है छोटी, तो उतनी ही रह गई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। तो ये देखिए टेबल डेटा जितने भी सेल है, ये टेबल डेटा वाले सेल है, तो इनके सबके हाइट जो है वो 30 पिक्सल, ठीक। तो इस तरीके से आप टेबल में जो टेबल है और टेबल की विड्थ को, या फिर टेबल हेडिंग, या फिर टेबल डेटा, ये जो एलिमेंट होते हैं इनके ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी सेल की हाइट और विड्थ को। इस तरीके से होता है। और ये टेबल विथ 50% बता रहा है, तो ये इसका कहने का मतलब है जो टेबल होगा वो स्क्रीन की 50% जो विड्थ है उसको कवर करते हुए दिखाई देगी, ठीक। जैसे अभी तो ये नॉर्मल साइज़ है, ठीक है, 50% पे है। उसके बाद जैसे इसको आप बढ़ाएंगे तो ये स्क्रीन जैसे बढ़ेगी तो उस स्क्रीन का हमेशा 50% विड्थ को कवर करेगी इस टेबल की विड्थ, ठीक है। तो ये टेबल की विड्थ यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए अभी जैसे थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि इसको यानी टेबल की विड्थ को जो स्क्रीन की विड्थ है उसके 50% विड्थ को कवर करना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टेबल अलाइनमेंट की। टेबल अलाइनमेंट का मतलब होता है जो आपका कंटेंट होता है टेबल हेडिंग के अंदर या टेबल डेटा के अंदर, वो लेफ़्ट रहता है या फिर राइट रहता है या फिर सेंटर में रहता है, उसको आप अलाइन कर सकते हैं, हॉरिजेंटली अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के ज़रिए। और बाय डिफ़ॉल्ट जो टेबल हेडिंग एलिमेंट होता है उसका जो कंटेंट होता है वो सेंटर अलाइन रहता है, मतलब सेंटर में रहता है। और वहीं जो टेबल डेटा का जो कंटेंट होता है वो लेफ़्ट में अलाइन रहता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक। तो इसको हम लोग टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हॉरिजेंटली अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट में अलाइन कर सकते हैं कंटेंट को, या राइट में, या फिर सेंटर में। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक। तो ये पहला देख लेते हैं छोटा सा एग्जांपल। तो यहाँ पर आपके नीचे टेबल दी हुई है, या आपकी टेबल है, और यहाँ पर आपको इसका आउटपुट दिख रहा है, टेबल बनी हुई है। और उसके बाद इसमें जो टेबल डेटा होता है, जो यहाँ पर टेबल डेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टेबल डेटा में जो टेक्स्ट अलाइन है उसको सेंटर कर दिया गया है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, लेफ़्ट में अलाइन होता है, ठीक। जैसे कि अगर आप इसको
इसको हटा दीजिए। तो क्या होगा, ये जो आपको डेटा दिख रहा है ये सब आपको इधर इस साइड में लेफ़्ट में अलाइन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और सारे दिखेंगे, यानी कि ये सब, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट लाइन जो आपने कर रखी थी सेंटर, उसको मैंने हटा दिया। अब इसको फिर से रिकवर करते हैं और इसको, ये आ गया वापस टेक्स्ट लाइन सेंटर टेबल डेटा में। तो आप ये देखेंगे ये सब इस सेल के अपनी अपनी सेल के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अपनी अपनी सेल के बीच में आ गया, तो ये होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप राइट करेंगे तो ये सभी जो हैं अपने सेल के राइट में भाग जाएंगे, इस साइड में आ जाएंगे, ठीक। ये देखिए सब राइट में आ गए, इस तरीके से ये है। तो टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट राइट हो गया, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल डेटा में किया तो टेबल हेडिंग में कर सकते हैं, सेम चीज़ है। तो ये तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल था। अब बात करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट की। तो वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब होता है टॉप बॉटम और मिडिल में कहाँ पर आप अपने कंटेंट को, सेल के अंदर मौजूद कंटेंट को रखना चाहते हैं। तो सेल के अंदर की बात कर रहा है, ऊपर भी सेल के अंदर की बात कर रहे थे हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में, और वर्टिकल अलाइनमेंट में भी हम लोग यही बात कर रहे हैं, ठीक। तो कंटेंट कहाँ पे रहेगा, सेल के टॉप पे रहेगा, बॉटम रहेगा या फिर मिडिल में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं ये सब बॉटम पे। ये जो टेबल डेटा होता है, टेबल डेटा वाली जो सेल है उसके अंदर जो कंटेंट है आपको ये बॉटम पे दिख रहा है, ठीक। इस तरीके से है ये, यहाँ पे देखिए बॉटम का इस्तेमाल किया है।